नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल में क्लास 9, 10th, 11, 12th की साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को हल कराने का काम किया जाता है। इस समय जो हमारा सीरीज चल रही है वो क्लास 10th के लिए चल रही है। क्लास 10th की जो साइंस की बुक है डॉक्टर कुमार मित्तल नगीन पब्लिकेशन की, उसका जो विज्ञान भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है, अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल प्रश्नों को हम हल करा रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 14 से सवालों को हम आगे हल करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर है 14, सब्जेक्ट है साइंस, पार्ट है फिजिक्स और अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत ही मशहूर राइटर हैं डॉक्टर कुमार मित्तल, उनकी लिखी हुई ये बुक है और आगामी एग्जाम में निश्चित ही इस बुक से न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आइए भाई इस सवाल को हम नोट करते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 नोट करा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और अगर हम इसे प्रतीकात्मक भाषा में बोलें तो जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है उसे हम पहले लिखेंगे। तो ये हम कहलाएंगे एन अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रहा है और कांच के लिए हम यूज करेंगे जी। ए से होता है एयर, जी से होता है ग्लास, तो ANG होगा 1.50। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब कहा जा रहा है हमें कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो यहां पर लिखेंगे कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक और इसे हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में कहेंगे। तो कांच हो गया ग्लास, तो ये हो गया GN, और हीरे के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो GND बराबर कितना हो गया आपका 1.61। आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है कि आप वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। अब देखिए वायु रहेगी A, तो AN और डायमंड रहेगा D, तो AND बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई यहां पर लिखेंगे, चूंकि एक नियम होता है, वो नियम ये होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात 1n2 इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा 2n3 इंटू तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इन सबका आपस में गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा 1। यहाँ पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है कांच और तीसरा माध्यम है हीरा। उसके अनुरूप हम इस फार्मूले को सेटअप करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ANG, ठीक है, गुणे GND गुणे, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा DN, ठीक है, और आगे क्या बोलेंगे A बराबर 1। उम्मीद है कि ये फार्मूला सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ANG का मान हमारे पास है 1.50, इसके बाद GND का भी मान है 1.61
और ए एन डी का मान हमें निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, वो फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग सबसे पहले तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए एन जी गुणे जी एन डी गुणे डी एन ए, दोबारा सॉरी, इसको हम यहाँ से एडिट करते हैं, ये ख़त्म करते हैं, इज इक्वल टू 1/डी_एन_ए। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2n1। ठीक है, इस आधार पर जो आपका 1/dna है ये हो जाएगा आपका AND। आइए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका ANG गुणे GND बराबर AND। उम्मीद है कि इतना सभी लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। अगर ANG लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, GND लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब मान रखते हैं ANG का मान कितना है, ANG का मान है आपका 1.50, तो ये हो जाएगा 1.50 गुणे GND का मान कितना है, GND का मान है 1.61, तो 1.61 बराबर ये हो जाएगा आपका AND। आइए AND बराबर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो हम रफ कॉपी पे गुणा करते हैं, आप भी रफ कॉपी में गुणा करके देखिए। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करिएगा क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है और क्लास 12th तक एटलीस्ट आपको कैलकुलेटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन करने की क्षमता प्रभावित ना हो। और गुणा करने पे हमें मिल रहा है 2.415। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसलिए वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक और जिसे हम बोलते हैं AND, ये हो जाएगा आपका 2.415। इसी को हम अगर सार्थक लिखना चाहें तो 2.42 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको भली बात इस समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपवर्तनांक से रिलेटेड सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ के बताते हैं, इसके बाद हम संक्षेप में इसे नोट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। आइए जो डाटा दिया गया है उसे नोट करते हैं। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो यहां पर नोट किया वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। हमने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष उसे पहले रखते हैं तो वायु होता है एयर, तो हो जाएगा AN, और द्रव के लिए लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो ANL बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.25। आगे चलेंगे, अब क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ये हो जाएगा आपका ANG बराबर। अब ANG बराबर हो गया आपका 1.5। निकालना हमें क्या है, निकालना है हमें कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, ये हमको बताना है कि कितना रहेगा। चलिए भाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द्रव हो गया LNA बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, चलिए एक फार्मूला बना सकते हैं हम यहाँ पर। आइए, ये फार्मूला हो सकता है ANL, ठीक है, गुणे LNG गुणे GNA बराबर 1। ये एक सूत्र हो सकता है। इस सूत्र पर ही मानों को रख करके हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, ANL का मान दिया गया है, इसके बाद LNG, ठीक है, LNG का मान हमें नहीं दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, थोड़ा एक बार और देखते हैं। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमको निकालना है LNG, ठीक। LNA हमने कर दिया है, A से होता है एयर, तो ये कहेंगे LNG। तो भाई LNG का मान हमको निकालना है, और GNA का मान हमें दिया नहीं गया है, उसका हम सेटअप कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं, द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक वो LNG के नाम से जाना जाएगा। चलिए भाई, अब ये देखिए ANL आपके पास है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि LNG बराबर, ठीक है, अब LNG बराबर क्या हो जाएगा, 1/ANL गुणे GNA। अब देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/GNA बराबर ANG। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका LNG बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा ANG/ANL। आइए मान रख देते हैं। तो ANG का मान क्या है, ANG का मान है 1.5, और ANL का मान क्या है, ये 1.25। आइए अब आप इसको जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना मान आएगा। तो 1.5 में हम 1.25 का भाग देंगे। आप कॉपी पे कर रहे हैं, आप भी अपने कैलकुलेशन को बेहतर से बेहतर रखेंगे, और सवाल समझाने के साथ साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सवाल आपको समझाए जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण एग्ज़ामों में भी आपको ये बेनिफिट करेंगे। तो आपका उत्तर आ रहा है भाग देने पर 1.2। अब नीचे आप आंसर करेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए उत्तर क्या आया कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जिसे कहा जा रहा है LNG, जो पहले लिखा होगा उसके सापेक्ष होगा, जो बाद में लिखा होगा उसका अपवर्तनांक होगा, और n अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। ये है आपका 1.2। ये आपका एक बेहतर उत्तर आपका आंसर के रूप में आपके सामने आ गया। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, चाहे वो गणित के हों चाहे वो विज्ञान के हों। ज़रूरत होती है कि हम अपना 100% उन पर लगाएं और उन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। एक बार जो चीज़ हम समझ करके कर लेते हैं वो सदा सदा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, करें निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और देखिए भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आगे चलेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है
कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक और यहाँ पर कांच के अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/2। अब आगे चलते हैं, हमसे कहा जा रहा है कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो लिख दिया कांच में प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेंगे v से, v बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल ठीक बराबर, अब कांच में प्रकाश की जो चाल है, कांच में प्रकाश की चाल बराबर, अब ये क्या होता है, ये होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा v बराबर c/n। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा v बराबर c की वैल्यू 3 × 10⁸ बटे n की वैल्यू कितनी है 3/2। ये हो जाएगा आपका 3/2 और v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 3 × 10⁸ अपॉन नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू 2 × 10⁸ और इकाई क्या लगा दिया मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाने की ध्यान जरूर रखिएगा। अब नीचे आप आंसर लिखेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और ये हो गया आपका v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर चैनल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। आपको लगातार बताना चाहते हैं, ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और एवं दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगी। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, जरा समझने की जरूरत है। सवाल को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, पहले जो हम सवाल हल कर रहे थे शुरुआत में वो दर्पण के लिए थे, अब ये लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए अब बारी बारी से चीजें नोट करेंगे। फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये हो गया आपका f बराबर, हमको दिया गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर। हम चिन्ह परपाटी का प्रयोग करते हुए चिन्ह सहित लिखेंगे ताकि हमसे कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तरह तरह के टीचर होते हैं चेक करने वाले, तो हमसे कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम गलती को सुधारते हैं। फोकस दूरी दी गई है, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। इसके बाद लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो u से, और यहाँ पर जो दी गई है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो -30 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है हमसे कि प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नोट किया हमने प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। नीचे फार्मूला लगाया, फार्मूला होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u,
जो हमारा दर्पण का फार्मूला होता है वो होता है प्लस में 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, और जो लेंस का फार्मूला होता है वो माइनस में होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। आइए सारे मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/-30। चलिए भाई आगे चलेंगे। ये हो गया आपका 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/30। अब ये हो जाएगा आपका 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30। अब ये हो जाएगा 1/v बराबर, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15 बटे 15 गुणे 30, और 1/v बराबर आ जाएगा 15 बटे 15 गुणे 30। 15 से 15 कट गया और ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 30 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए v का मान धनात्मक आ रहा है, जो ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, मतलब लेंस की ओर नहीं बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी होती है v बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और धन का चिन्ह लगा है तो धन का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। यह आपका सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल को पढ़ते हैं, बुक आपके पास होगी, आप भी ये सवाल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, वस्तु क्या हो गई मोमबत्ती। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, ताकि बार बार हमें उत्तल लेंस ना लिखना पड़े, तो उत्तल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए हमें दी गई है फोकस दूरी F बराबर, फोकस दूरी F बराबर दी गई है प्लस 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए प्लस का चिन्ह लगाया है। जो नेत्र से रिलेटेड सवाल होते हैं, दर्पण और लेंस से रिलेटेड सवाल होते हैं, इनमें चिन्ह पर पार्टी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यहाँ पर लिखेंगे मोमबत्ती की दूरी, मोमबत्ती की दूरी और जो मोमबत्ती की दूरी है वो हमारी कितना रहेगी, वो कहलाएगी हमारी u, और वो होती है ऋणात्मक। यहाँ पर दी गई है मोमबत्ती की दूरी 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी आपकी -60 सेंटीमीटर। और हमसे कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्दे व लेंस के बीच की दूरी। तो भैया पर्दे पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रतिबिंब व लेंस के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि लेंस के सूत्र से, और वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/-60। चलिए आगे, ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/60। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। चलेंगे आगे, 1/v इज इक्वल टू 60 माइनस 20 बटे 20 गुणे 60। फिर आगे 1/v बराबर 40 बटे 20 गुणे 60। फिर चलेंगे 20 दूनी 40, और 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/30। अब यहाँ से आएगा v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, और आंसर में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पर्दे व लेंस के बीच की दूरी,
पर्दे व लेंस के बीच की दूरी। और वो कहलाएगी हमारी v बराबर, ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। पर्दे और लेंस के बीच की दूरी हम लोग 30 सेंटीमीटर निकाल करके ला रहे हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आंसर शीट से आंसर भी भली बात मैच कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की गई है। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।